हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इग्नाइटेड स्टडी माइंड्स। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री में उत्तर वैदिक काल को पढ़ने वाले हैं। वैदिक सभ्यता में दोस्तों मैंने पहला वीडियो जिसमें एक ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ाया था, पार्ट 1, वो वीडियो आप देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये सारे मैंने एनसीईआरटी बुक से तैयार किए हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें दोस्तों, तो उत्तर वैदिक काल, वैदिक सभ्यता को अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें दो काल हुआ था दोस्तों, और उसको अध्ययन की दृष्टि से हम लोग दो कालों में बांटते हैं। पहला था ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल है दोस्तों, उसका टाइम पीरियड जो था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व था। और जो उत्तर वैदिक काल है दोस्तों, उसमें 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड है। सबसे पहले अब इसके कुछ पृष्ठभूमि यानी कि इसके परिचय दे दूं तो इसमें क्या था दोस्तों कि यह आर्य संस्कृति के प्रसार, विकास और अभ्युदय और साथ ही साथ मतभेद का भी युग था। इसमें मैं बता दूं कि पिछले वाले में ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था कि वहाँ पे सामाजिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी और सभी लोग बहुत ही बढ़िया से गणतात्मक प्रणाली से सारा राजपाट चलता था। महिलाओं को काफ़ी अच्छा सम्मान प्राप्त था और वहाँ पे सब कुछ अच्छा चल रहा था दोस्तों। वर्ण व्यवस्था भी आई थी लेकिन बहुत अच्छे ढंग से चल रही थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या हुआ था कि थोड़े से मतभेद होना चालू हो गए थे और उत्तर वैदिक काल में आते आते सामाजिक स्थिति थोड़ी सी बिगड़ गई थी। महिलाओं को वो उतना सम्मान नहीं मिल रहा था जितना कि पहले ऋग्वैदिक काल में मिला करता था, जिस कारण से यहाँ पे सामाजिक स्थिति थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे जातियों का उदय हो जाता है और जो वर्ण व्यवस्था है दोस्तों, वो कर्म पे ना आधार होकर के जाति पर आधारित होने लगी। तो इसी कारण से इस व्यवस्था में मतभेद का बात कहा जा रहा है। फिर दोस्तों उसके बाद इसमें क्या कहा गया है कि इस काल के अध्ययन के स्रोत जो हैं वो यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो इस काल में रचे गए और इसकी अध्ययन से ही हमें इस काल का विस्तृत अध्ययन करने में सहायता मिलती है। और जो पिछला उत्तर वैदिक काल था दोस्तों, उसमें हम लोग ऋग्वेद जो ग्रंथ है उसकी मदद से हम ऋग्वैदिक काल के बारे में जानते हैं। तीसरा पॉइंट अगर इसमें देखें तो यह लौह प्रौद्योगिकी की शुरुआत हो गई थी, यानी कि इसी समय से लोहे की जो खोज है वो हो गई थी और लोहे का भी शुरुआत हो गया था, प्रयोग होने लगा था लोहे का। हालांकि आप जानते हैं कि लोहे का जो प्रयोग है वो 1000 ईसा पूर्व के आसपास से ही शुरू होता है। तो लोहे का जो प्रयोग है वो इसी काल में आकर के शुरू होता है और जिस कारण से आगे हम पढ़ेंगे कि कृषि में क्रांति आई और कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव भी हुए। जो इसका मुख्य केंद्र था दोस्तों वो मध्य देश था, यानी कि आज का जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जो बीच वाला पार्ट है उसको मध्य देश कहा गया था, जो कि सरस्वती नदी से लेकर के गंगा तक का क्षेत्र को मध्य देश कहा गया था। चलिए अब हम इसके सामाजिक स्थिति के बारे में देखते हैं। तो सामाजिक स्थिति में क्या था दोस्तों कि वर्ण व्यवस्था में कठोरता का समावेश हो गया, यानी कि अब वर्ण व्यवस्था जो है वो काफ़ी कठोर हो गई। वर्णों का आधार कर्म पर नहीं जाति पर आधारित होने लगा, यानी कि जब उत्तर वैदिक काल था तो जिसमें कर्म वर्ण थे वो कर्म के आधार पर होते थे, यानी कि जो भी वर्ण है वो उसके कर्म के हिसाब से दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे अब जाति आधारित होने लगा, जिससे कि वर्ण व्यवस्था में थोड़ी कठोरता आनी शुरू हो गई। फिर दूसरी ओर हम देखें तो विभिन्न जातियों और श्रेणियों का उदय हुआ, यानी कि इसमें बहुत सारे जो वर्ण हैं वो कई श्रेणियों में विभक्त हो गए और उन श्रेणियों के कई सारे जाति बन गए, जिस कारण से इसमें थोड़ा सा मतभेद और गिरावट आई सामाजिक स्थिति में। फिर उसके बाद देखें तो जो समाज में, यहाँ पे समाज में 4 वर्ण थे। समाज में कितने वर्ण थे दोस्तों? 4 वर्ण। पहला जो था वो ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। देखिए इसमें किसको कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है उसके लिए कुछ शब्द प्रयोग किए गए थे। ब्राह्मण में देखेंगे तो ब्राह्मणों के लिए एही शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसका मतलब होता है आइए। क्षत्रिय के लिए अगाही शब्द का प्रयोग होता है, जिसका मतलब होता है आओ। वैश्य के लिए आद्रव शब्द का प्रयोग होता है, जिसका मतलब होता है जल्दी आओ। और शूद्र के लिए आधव शब्द का प्रयोग होता है, जिसका मतलब है दौड़ कर आओ। तो इन शब्दों से आप देख सकते हैं कि किसको कितना सम्मान मिलता था उस टाइम पे। फिर देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो जो तीनों जो ऊपर के वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को एक साथ द्विज कहा जाता था। तो ये भी आप याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि द्विज किसे कहते थे, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को एक साथ द्विज कहा जाता था। फिर उसके बाद अगर दोस्तों अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए इसमें क्या हुआ था कि इस काल में आते आते यज्ञ एवं कर्मकांड अत्यधिक बढ़ गया था, यानी कि जो पुरोहित लोग हैं वो बहुत ज़्यादा यज्ञ एवं कर्मकांड करवाते थे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित वो कर पाए। दूसरा इसमें क्या था कि ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हो गई थी, यानी कि ब्राह्मण इतने ज़्यादा शक्तिशाली और इतने ज़्यादा रिच हो गए थे कि इस टाइम पर वो शोषण करने लगे थे अन्य जातियों का। फिर देखें तो स्त्रियों की दशा में गिरावट, जैसा कि हमने बताया कि उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, लेकिन ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते स्त्रियों का जो सम्मान है या उसमें उनकी जो दशा है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिलता है।
केवल वैश्य ही कर चुकाते थे। जो वर्ण व्यवस्था में जो तीसरे नंबर के जो वैश्य हैं, वैश्य कहने का मतलब होता है दोस्तों जो व्यापारी होते थे, जो शिल्पकार होते थे, जो कुम्हार होते थे, जो पशुपालन करते थे, यानी कि जिनका बिजनेस से रिलेटेड जो काम धाम करते थे वो सारे वैश्य कहलाते थे। तो वही लोग सिर्फ कर देते थे, यानी कि टैक्स चुकाते थे। चौथा अगर देखें तो स्त्रियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार छीन लिया गया, और मतलब जैसे कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को पैतृक संपत्ति में भी अधिकार था, और इस समय तक आते आते स्त्रियों का जो पैतृक संपत्ति से अधिकार है, यानी कि पिता की संपत्ति में जो अधिकार है वो छीन लिया गया। तीसरा, कृपन शब्द पुत्री से संबंधित है। ये एक फैक्ट है कि कृपन जो शब्द है वो पुत्री के लिए प्रयोग किया जाता था। चलिए आगे देखते हैं। गोत्र व्यवस्था आरंभ हुई। इस टाइम पे क्या हुआ कि गोत्र व्यवस्था क्या था दोस्तों कि आप किस वंश से हैं, आपका क्या वंश है, उसको डिनोट करने के लिए गोत्र का प्रयोग किया जाता था। तो गोत्र व्यवस्था इसी काल में आरंभ हुई। चलिए अब हम राजनीतिक स्थिति देखते हैं उत्तर वैदिक काल की। तो राजनीतिक स्थिति में सबसे पहले देखें तो क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, यानी कि बहुत से जो एरिया थे या छोटे छोटे जगह थे, उनको अब बहुत बड़े जो कबीले थे वो बहुत बड़े क्षेत्र में फैल गए, और जिनको अब राज्य कहा जाने लगा, और क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। और फिर कबीलों पर शासन करने वाला प्रदेश पर शासन करने लगा। जो लोग पहले कबीले पर शासन करते थे, यानी कि जो कबीले के हेड हुआ करते थे, वो अब एक प्रदेश पर राजा बन करके शासन करने लगते हैं। तीसरा है कि राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत होता है। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है दोस्तों कि अब राजा को देवी देवताओं के जैसा माना जाने लगा, उनको एक दैवीय स्थिति दे दी गई। और इसका जो उल्लेख है वो ऐतरेय ब्राह्मण में बताया गया है कि दैवीय उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो ऐतरेय ब्राह्मण से मिला था। फिर उसके बाद देखेंगे तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का विस्तार। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का विस्तार कहने का मतलब है दोस्तों कि जो भी है वो राजा ही होगा। जैसा कि हमने देखा था कि ऋग्वैदिक काल में राजतंत्रात्मक प्रणाली और गणतंत्रात्मक प्रणाली दोनों विद्यमान थी, लेकिन इस काल तक आते आते सिर्फ और सिर्फ राजतंत्रात्मक प्रणाली का विस्तार हो गया और गणतंत्रात्मक प्रणाली जो है वो पूरी तरीके से विनिष्ट हो गई। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे एक और चीज़ जो हुआ वो हो गया कि राजा का जो पद है वो वंशानुगत हो गया, और राजा को कई नामों से जाना जाने लगा, जैसे कि सम्राट, एकारट, अधिराज। फिर उसके बाद क्या था कि जैसे हम लोग ऋग्वैदिक काल में पढ़े थे कि सभा एवं समिति जो थी वो राजा को हेल्प करने वाली एक तरह की कमेटी थी, समिति थी, जिसमें कि राजा उन लोगों से राय मशवरा करके डिसीजन लिया करता था, और उस सभा एवं समिति में स्त्रियों को भी जगह मिलती थी। लेकिन इस समय तक आते आते वैसा कुछ नहीं रहा, सभा एवं समिति का प्रभाव छीन हो गया, लगभग उनका अंत ही कर दिया गया। शासन में समाज के प्रभावशाली वर्ग का वर्चस्व हो गया, यानी कि जो शासन में है, जो लोग काफ़ी रिच होते थे या जिनका बहुत राजा से अच्छा संबंध होता था, उनका अब शासन में वर्चस्व होने लगा। राजा का जो राज्याभिषेक होता था दोस्तों वो राजस्यु यज्ञ के द्वारा होता था। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राजा का राज्याभिषेक ऋग्वैदिक काल में या वैदिक काल में किस यज्ञ के द्वारा होता था, तो राजस्यु यज्ञ के द्वारा होता था। रत्नी किसे कहते हैं दोस्तों, तो रत्नी राजा के उच्च पदाधिकारी जो होते थे राजा के हेल्प के लिए, उसको रत्नी कहा जाता था। चलिए अब हम देखते हैं कि इस काल में जो प्रशासनिक पद है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है कि ये पद हैं इनको क्या कहा जाता था, तो उसको देख लेते हैं। तो वैदिक काल के ये कुछ प्रशासनिक पद है जिनको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो है दोस्तों वो है सेनानी। सेनानी का मतलब होता था सेनापति। दूसरा है हमारे पास सूत। सूत का मतलब होता है राजा का साथी, जो राजा का रथ चलाता है दोस्तों, उसको सूत कहते थे। तीसरा है यहाँ पे ग्रामीणी, यानी कि छोटे छोटे गाँवों का जो मुखिया होता था वो ग्रामीणी कहलाते थे। भागदूत। भागदूत कहने का मतलब दोस्तों कर संग्रह करता है, जो कि टैक्स कलेक्ट करते थे। चौथा है हमारे पास संग्रहिता। संग्रहिता कहने का मतलब कोषाध्यक्ष। देखिए यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हैं, संग्रहिता को कर संग्रहता आप नहीं समझ लीजिए। कर संग्रहकर्ता जो था उसको भागदूत कहा जाता था, और संग्रहिता जो था वो कोषाध्यक्ष था, यानी कि जो बैंक होती थी या जो कोष होता था राजा का, जहाँ पे मुद्रा या जो भी धन होता था उसका जो हेड होता था उसको संग्रहिता कहलाता था वो व्यक्ति। फिर यहाँ पे है अक्षावाप। अक्षावाप कहने का मतलब है दोस्तों पासे के खेल में राजा का सहयोगी। तो ये था कि जो पासा का जो उस टाइम पे खेल होता था तो उसमें राजा को मदद करने वाला या उसके साथ खेलने वाला जो होता था उसको हम लोग अक्षावाप कहते थे, यानी कि पासे के खेल में राजा का सहयोगी। फिर तीसरा है छता। छता क्या होता था दोस्तों, तो ये होता था प्रतिहारी। प्रतिहारी क्या होता था, द्वारपाल, यानी कि जितने भी गार्ड्स होते थे उसके जो हेड पदाधिकारी होते थे उसे छता कहा जाता था। छता प्रतिहारी का जो अर्थ होता है वो द्वारपाल होता है दोस्तों। फिर उसके बाद अगर देखें तो उसके बाद जो हम देख रहे हैं वो है हमारे पास गोवीकर्तन। क्या है, गोवीकर्तन। गोवीकर्तन का अर्थ होता है जंगल विभाग का प्रधान। फिर तीसरा है पालागल। पालागल का मतलब होता है विदूषक। विदूषक क्या होता था दोस्तों, एक इंटरटेनिंग टाइप का आदमी होता था जो कि राज दरबार में बैठ करके चुटकुले, कहानियाँ और इस तरीके से राजा और सभी दरबारियों को इंटरटेन किया करता था, जिसको हम लोग पालागल या विदूषक पद से जानते हैं। फिर उसके बाद महिषी। क्या है, महिषी। मुख्य रानी को महिषी कहा जाता था। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले के ज़माने में एक राजा की बहुत सी रानियाँ होती थी, और उन रानियों में जो प्रशासन के लिए दक्ष होती थी, जिनको मतलब कि प्रशासन चलाने के बारे में थोड़ा
थोड़ा ज्ञान होता था तो उनको राजा मुख्य रानी के तौर पे रखता था, और जो जिसको कि महिषी कहा जाता था। फिर उसके बाद है हमारे पास पुरोहित। पुरोहित क्या होता था दोस्तों, तो धार्मिक कृत्य करने वाला व्यक्ति होता था, यानी कि जितने भी छोटे मोटे जो पंडित होते हैं उनके सभी मंदिरों से रिलेटेड जितने भी काम होते थे, और जो पुजारियों के जो हेड होते थे उनको पुरोहित कहा जाता था। यहाँ पे फिर लास्ट में युवराज। युवराज का मतलब तो आप जानते हैं कि राजकुमार होता है। तो ये कुछ 12 प्रशासनिक पद थे दोस्तों, ऊपर से नीचे तक, जो कि उत्तर वैदिक काल में या वैदिक सभ्यता में हुआ करते थे। फिर चलिए देखते हैं एक दो और फैक्ट जो बच गया है राजनीतिक स्थिति में, उसको देख लेते हैं। देखिए राजा का न्याय सर्वोच्च अधिकारी, राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था, यानी कि न्याय के लिए यहाँ पे कोई अलग व्यवस्था नहीं थी, यानी कि राजा के मुंह से जो कुछ निकल जाए वही राजा का न्याय होता था। तो यानी न्याय के लिए, जस्टिस के लिए जो सबसे ऊपरी चीज़ था या सबसे हेड जो था वो राजा ही था। बलि। बलि देखिए दोस्तों, बलि कहने का मतलब आप लोग समझ जाएंगे कि किसी पशु की बलि या किसी मानव की बलि। तो बलि का मतलब यहाँ पे कोई सर कटने वाला कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे बलि का मतलब होता है राजा को दिया जाने वाला एक प्रकार का टैक्स, यानी कि कर, जो कि 1/16 भाग हुआ करता था। फिर उसके बाद चलिए अब हम लोग देखते हैं आर्थिक स्थिति उत्तर वैदिक काल की। तो उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति की बात करें दोस्तों, तो इसमें क्या था कि पशुपालन की जगह कृषि प्रथम पेशा बन गया। जैसा कि हमने देखा था कि ऋग्वैदिक काल में उनका जो मुख्य काम था वो पशुपालन था, उनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं थी कृषि करने के लिए, लेकिन इस टाइम तक आते आते वो कृषि में काफ़ी दक्ष हो गए और कृषि उनका प्रथम पेशा बन गया। और कृषि से संबंधित कुछ जो शब्द हैं वो शतपथ ब्राह्मण में मिले हैं। चलिए फिर उसके बाद देखते हैं लोहे से बने उपकरणों का प्रयोग। यहाँ पे क्या हुआ था कि इस काल तक आते आते, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि लोहे का इसमें उपयोग शुरू हो गया था या लोहे की खोज हो गई थी, जिस कारण से अब लोहे का प्रयोग कृषि में किया जाने लगा, जिस कारण से कृषि में काफ़ी क्रांति आई। अब उपजाऊता जो है वो काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि अब खेतों को जोतने के लिए जो हल हैं वो लोहे के बना लिए गए, और जो जंगल हैं उनको साफ़ करने के लिए अब जो आरी या गड़ा जो कुल्हाड़ी बने वो लोहे के थे, जो कि अन्य धातुओं से काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते थे, जिस कारण से बहुत तेज़ी से कृषि में विस्तार हुआ। और फिर क्या हुआ कि यजुर्वेद में लोहे का उल्लेख मिलता है कि यजुर्वेद में एक ग्रंथ है जिसमें कि वेद है, जिसमें कि यजुर्वेद में कहा गया है लोहे को कुछ शब्द से जानते हैं, 2 शब्द से, जैसे कि लोहे के लिए श्याम अयस और कृष्ण अयस का प्रयोग होता है। यानी कि लोहे को अगर पूछ देगा आपको ऑप्शन में कि लोहे के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है, श्याम अयस, कृष्ण अयस या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, इस तरीके से क्वेश्चन बनाया सकता है। लोहे के लिए जो प्रयोग होता है वो श्याम अयस और कृष्ण अयस का प्रयोग होता है। चलिए धान प्रमुख फसल था यहाँ के लिए, यानी कि कृषि में जो था वो धान यहाँ का प्रमुख फसल था। और अंतरिक्ष खेड़ा से कृषि के संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए। अंतरिक्ष खेड़ा जो जगह है वहाँ से कृषि करने के लिए जो उपकरण बनाए गए थे लोहे के, उसका यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ था अंतरिक्ष खेड़ा से। चलिए फिर उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, तो वाणिज्य व्यापार में और जनसंख्या में वृद्धि हुई। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कृषि में काफ़ी क्रांति आई, धीरे धीरे लोग जो वैश्य लोग जो हैं, जो कृषि पशुपालन और व्यापार में संलग्न थे, उनकी सामाजिक स्थिति काफ़ी सुधर गई और वो काफ़ी धीरे धीरे समृद्ध होने लगे, क्योंकि वाणिज्य और व्यापार काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था कृषि में क्रांति आने की वजह से। फिर देखिए एक वर्ग होता था श्रेष्ठनी। श्रेष्ठनी क्या होता था दोस्तों, जो व्यापारियों यानी कि श्रेणी का प्रधान होता था, जो व्यापारी लोग होते थे उसके जो हेड होते थे उसको श्रेष्ठनी कहा जाता था। चलिए देखते हैं इसमें क्या था अगला पॉइंट, कि निष्क, शतमान, पाद, कृष्णल, रत्तिका तथा गुजा, ये सब क्या थी, माप की इकाइयाँ थी। तो ये जितने भी इस वर्ड आप देख रहे हैं ये आप ध्यान में रखिएगा, ये सभी उस टाइम पे माप के लिए, माप तौल के लिए प्रयोग होने वाला शब्द था या इकाइयाँ थी। चलिए आगे देखते हैं। निष्क, शतमान और कृष्णल मुद्रा के प्रकार थे। जैसा कि हम देखते थे कि ऋग्वैदिक काल में निष्क जो था वो सोने के लिए प्रयोग किया गया था, लेकिन इस टाइम पर आते आते अब निष्क क्या था, एक तरह का मुद्रा का प्रकार बन गया था। अगला पॉइंट देखिए, स्वर्ण एवं लोहे के अतिरिक्त टिन, तांबा, चांदी और सीसा का भी इन लोगों को ज्ञान था, यानी कि ये बहुत सारे धातुओं से परिचित थे। जैसे कि अगर हम सैंधव सभ्यता की बात करें तो सैंधव सभ्यता के लोग सोने, कांस और इस कुछ छोटे मोटे धातुओं से परिचित थे। सैंधव सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन ये सब क्या है कि लोहे, कांसे, स्वर्ण और टीन, तांबा, कई सारे चीज़ों से परिचित थे। सबसे बड़ी बात है कि इसी काल में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ था। तो ये सबसे बड़ी बात है कि सैंधव सभ्यता के लोग जो हैं कि लोहे के धातु से परिचित नहीं थे, और ये लोग लोहे धातु से परिचित थे, क्योंकि इसी टाइम पे इसका खोज हुआ था। अगला देखते हैं, धातु शिल्प प्रमुख उद्योग था। अब क्योंकि इनके पास काफ़ी सारे धातुओं की जानकारी हो गई थी, इसीलिए इनका जो एक उद्योग था वो धातु शिल्प प्रमुख उद्योग बन गया। वस्त्रों के लिए इन्होंने भी उद्योग स्थापित किया, जिसमें कि ऊन, कपास, सन और चर्म। यानी कि ऊन कहने का मतलब तो आप जानते हैं, कपास यानी कि जो सूती कपड़ा होता है उसका, और सन किसी पेड़ों के रेशों से बनता था, और चर्म यानी कि चमड़े के वस्त्र का इन लोग उद्योग में बनाया करते थे। फिर आगे देखते हैं, सिक्के का प्रचलन नहीं था। यहाँ पे क्या था कि दोस्तों सिक्के का कोई प्रचलन अभी तक नहीं हुआ था। ऋणों के 3 प्रकार थे। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो है ऋण के वो 3 प्रकार थे।
कौन कौन से ऋण के प्रकार थे? तो 3 प्रकार थे ऋण के लिए। देखिए, सबसे पहला कौन था? ऋणों में के 3 जो प्रकार हैं, ऋणों के 3 प्रकार में सबसे पहला था पितृ ऋण। पितृ ऋण का मतलब था कि अगर कोई व्यक्ति या संतान उत्पन्न कर लेता है तो वो पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। दूसरा है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण कहने का मतलब है कि अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त होता था। यानी कि आपने अगर किसी संतान को जन्म दिया है तो अगर आपने उसको अच्छे से शिक्षित कर दिया तो आप ऋषि ऋण से भी मुक्त हो जाएंगे। तीसरा था हमारे पास देव ऋण। देव ऋण का मतलब होता है दोस्तों कि धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो जाता था। यानी कि कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते थे इस ऋण को पूरा करने के लिए, जिसको देव ऋण कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं धार्मिक स्थिति के बारे में दोस्तों, कि इसमें धार्मिक स्थिति क्या था। तो जैसा कि हम लोग कुछ धार्मिक स्थिति ऊपर में भी देख चुके हैं, तो यहाँ पे कर्मकांडों का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति हो गया। यानी कि यहाँ पे कर्मकांड जो है वो भगवान को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भौतिक सुख के प्राप्ति के लिए किया जाने लगा। यानी कि कर्मकांडों का जो उद्देश्य है वो बदल गया। सुख समृद्धि से ज़्यादा लोग अब भौतिक सुखों के लिए जो भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए ज़्यादा कर्मकांड और कई सारे पूजा पाठ यज्ञ करवाया करते थे। फिर दूसरा दोस्तों अगर यहाँ पे देखें तो वर्ण व्यवस्था कठोर रूप ले चुकी थी, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में भी देखा। फिर उसके बाद देखिए ब्राह्मणों को कई विशेषाधिकार प्राप्त हो गए। यानी कि धीरे धीरे हमने देखा कि जब कर्मकांड बहुत बढ़ गए, यज्ञों का जो संख्या है वो बहुत अत्यधिक बढ़ गया। हर जगह पे यज्ञ, कर्मकांड, पूजा पाठ, यानी कि पूरा से पूरा ब्राह्मणों का काफ़ी वर्चस्व बढ़ गया। तो ब्राह्मण काफ़ी शक्तिशाली और रिच हो गए थे, जिस कारण से ब्राह्मणों का जो है अन्य जातियों पर थोड़ा सा जो शोषण है वो बढ़ गया था। और इस टाइम पे क्या हुआ था कि ब्राह्मणों को कई विशेषाधिकार दे दिए गए थे कि ये बहुत उच्च हैं, बहुत उच्च कोटि के हैं, ये पवित्र हैं। इस तरीके से आपने कई सारे जो इस तरीके के बातें देखे। इसमें क्या होता था कि अगर कोई ब्राह्मण गलती करता था तो उससे कोई सज़ा नहीं दी जाती थी। अगर उसी जगह पे कोई शूद्र या कोई वैश्य गलती कर दिया जाता था तो उसके लिए मौत की सज़ा होती थी या फांसी की सज़ा होती थी। लेकिन ब्राह्मणों को इस तरह के कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे कि उनको सज़ा नहीं दिया जाएगा या उन्हें कठोर सज़ा नहीं दिया जाएगा। चलिए ये तो था धार्मिक स्थिति। चलिए इस काल के सबसे बड़े देवता जो थे वो प्रजापति थे, जो सृजन के देवता कहलाते थे। और ऋग्वैदिक काल में जो सबसे प्रमुख देवता थे वो थे इंद्र और अग्नि। लेकिन इस टाइम तक आते आते वो सब देवता अब इतने प्रमुख नहीं रहे। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे जो रुद्र है वो पशुओं के देवता हैं और विष्णु लोगों के पालक हैं। देखिए यहाँ पे पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख होता है, जिसका कि हमको शतपथ ब्राह्मण में देखने के मिलता है पुनर्जन्म के सिद्धांत को। इस काल के 2 महाकाव्य हुए। पहला है महाभारत, जो जिसका कि प्राचीन नाम जय संहिता था, और दूसरा है रामायण। आप कमेंट में महाभारत की रचना किसने की थी और रामायण की रचना किसने की थी वो आप कमेंट में बताएंगे हमें। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये कुछ प्रमुख वेद है और उनके पुरोहित जो इनका उच्चारण करते थे या इस वेद को पढ़ा करते थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता था। तो उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो प्रमुख वेद हैं वो 4 हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के जो उद्गाता यानी कि गाने वाले या उच्चारण करने वाले जो पुरोहित होते थे उन्हें होत्री कहा जाता था। सामवेद के उच्चारण करने वाले को उद्गाता कहा जाता था। यजुर्वेद के उच्चारण करने वाले को अधर्व्यु कहा जाता था और अथर्ववेद के उच्चारण करने वाले को ब्रह्म कहा जाता था। तो ये जो 4 हैं वो वेद हैं और उनके पुरोहित हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। और इस टाइम पर क्या हुआ था दोस्तों कि कई सारे दर्शन भी प्रचलित हुए थे या प्रमुख दर्शन भी इस टाइम पर आते आते स्थापित हुए थे और उनके प्रवर्तक के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम जो इस टाइम पे जो प्रमुख दर्शन उनके प्रवर्तक हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला है चवार्क। चवार्क के जो प्रवर्तक हैं चवार्क दर्शन के, वो चवार्क ही हैं। दूसरा है हमारे पास योग। योग के जो प्रवर्तक है वो पतंजलि हैं या इनको योग सूत्र भी कहा जाता है। थर्ड है हमारे पास सांख्य। सांख्य के प्रवर्तक हैं कपिल। चौथा है हमारे पास न्याय। न्याय के प्रवर्तक हैं गौतम। पांचवा है हमारे पास पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक है जैमिनी। छठा है हमारे पास उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक हैं बादरायन। और सातवां है हमारे पास वैशेषिक। वैशेषिक के प्रवर्तक हैं कनाद या उल्लुक। अब देखिए दोस्तों, अब ये चैप्टर तो लगभग ख़त्म हो गया। ये कुछ जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो उत्तर वैदिक काल से जुड़े हुए थे और इतना ही फैक्ट्स आपको उत्तर वैदिक काल के लिए या वैदिक सभ्यता के लिए पढ़ना है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो इसका नहीं देखा है तो पहले जा करके आप वैदिक सभ्यता का फर्स्ट वीडियो जिसमें कि ऋग्वैदिक काल के बारे में बात किया गया है उसको देखिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस तरह के और वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों लास्ट में मैं क्या इसमें यहाँ पर कुछ यज्ञ जो हैं वो प्रमुख यज्ञ थे, उनको मैंने PDF बनाना भूल गया तो मैं आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देता हूँ। वो प्रमुख यज्ञों के बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू।